डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप एसओएल एजुकेशन विषय से संबंधित वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। इस संबंध में यह हमारा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियोस में हमने सीबीसीएस सेमेस्टर 1 एजुकेशन के चैप्टर 1 से संबंधित चर्चा की थी। इस वीडियो में हम आपकी पुस्तक शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है शिक्षा की अवधारणा, जिसके अंतर्गत हम शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिगम, मतारोपण, स्कूलिंग और शिक्षा ऐसी अवधारणाओं को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम शिक्षण और प्रशिक्षण पर ही फोकस करेंगे। पाठ 2 अंजलि तिवारी और संजीत कुमार दास द्वारा लिखा गया है। शिक्षण एक सृजनशील प्रक्रिया है, यानी ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। इसमें लिखा गया है वस्तु, लेकिन शिक्षण वस्तु नहीं, प्रक्रिया होती है। तो शिक्षण एक सृजनशील प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो क्रिएटिव प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस ऐसा नहीं होता कि आप उसे सीख लें और उसे यूं का यूं दोहरा दें, बल्कि शिक्षण, अधिगम अथवा प्रशिक्षण की अवधारणा शिक्षा की इस मान्यता पर आधारित है कि प्राणी कुछ मूल प्रवृत्तियों एवं योग्यताओं के साथ जन्म लेता है और शिक्षा इन प्रवृत्तियों या योग्यताओं को विकास एवं संशोधन करने की प्रक्रिया है। या दूसरे शब्दों में कहें तो हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ नेचुरल पोटेंशियल्स होते हैं, उसके कुछ नेचुरल टैलेंट होते हैं, और एजुकेशन का जो प्रोसेस है या शिक्षण का जो प्रोसेस है, वो शिक्षण का प्रोसेस इनको निखारने का काम करता है, उसमें विकास करने का काम करता है। शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से विकसित अथवा संशोधित यह प्रवृत्तियां एवं योग्यताएं सीखने वाले के निजी जीवन का अंग बन जाती हैं। फिर भी इनकी व्यवहारिकता का आधार एवं संदर्भ सामाजिक ही रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति शिक्षण के द्वारा उसकी जो भी पोटेंशियल है, जो यूनिक पोटेंशियल्स हैं, उनको डेवलप करता है। उस डेवलपमेंट के चलते उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका कैरेक्टर तो डेवलप होता ही है, लेकिन ये जो कैरेक्टर डेवलप होता है, इसका जो आधार होता है, जो बैकग्राउंड रहता है, वो सामाजिक ही रहता है, वो सोशल ही रहता है। अतः शिक्षा का यह भी कार्य बन जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की निजी विशेषताओं और सामूहिक जीवन के बीच एक समन्वय पैदा करे। यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी किसी और ही दिशा में जा रही है और सामाजिक जो भी जीवन है वो किसी और दिशा में जा रहा है। तो शिक्षण की विधि के द्वारा इन दोनों के बीच में एक एडजस्टमेंट तैयार करती है। सामान्य शब्दों में देखें, शिक्षण शब्द जो यूज किया जाता है वो सीखना और सिखाना के अंतर्गत यूज किया जाता है। शिक्षण शिक्षक के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया है। यह भी कहा जा सकता है कि अध्यापक अपने छात्रों को जो कुछ सिखाना या पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए वो जो भी प्रक्रियाएं अपनाते हैं, वह शिक्षण की प्रक्रिया है। इस प्रकार शिक्षण अध्यापक और छात्र के बीच चलने वाली कुछ निर्धारित उद्देश्यों को पाने वाली, उन्हें आपस में जोड़ने वाली सोद्देश्य प्रक्रिया है। यानी पहले से एक उद्देश्य है, कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जितना भी कार्य शिक्षक करता है अपने छात्र के साथ, जिस तरह की विधियां वो अपनाता है, वो सारी चीजें कुल मिलाकर शिक्षण का पार्ट होती हैं। अब शिक्षा का स्वरूप इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि सिखाए जाने वाली वस्तु का स्वरूप क्या है, यानी क्या सिखाया जाना है। सिखाने का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सीखी जाने वाली वस्तु क्या है। यह कोई क्रिया है, कोई कौशल है, कोई मूल्य है या कोई सूचना है। यानी अब जो सिखाया जाना है, क्या उसमें हम उसे कोई प्रोसेस सिखा रहे हैं, कोई स्किल सिखा रहे हैं, कोई वैल्यू सिखा रहे हैं, या सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि अगर क्रिया सिखानी तो उसे कैसे, उसके लिए शिक्षण विधि अलग होगी। सिर्फ कौशल सिखाना है तो उसके लिए अलग विधि होगी। अगर हमें बच्चों में
वैल्यूज डेवलप करनी है, लोगों में वैल्यूज डेवलप करनी है, तो उसका शिक्षण का तरीका अलग होगा, या सिर्फ सूचनाएं देनी है तो उसका तरीका अलग होगा। इसलिए शिक्षण कैसा होगा ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि किस चीज का शिक्षण किया जाना है। फिर सब कुछ औपचारिक रूप से सिखाया जा रहा है या सिर्फ सहज अनौपचारिक रूप से? तो क्या भाई एक संस्थान तैयार करके टाइम टेबल बना के चीजें सिखाई जा रही हैं, या फिर नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में चीजें सिखाई जा रही हैं? ये सब चीजें प्रभावित करती हैं शिक्षण को। इस प्रकार सीखने सिखाने के लिए केवल निर्देश दिए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, या फिर सिर्फ विचार विमर्श किया गया है, तर्क दिया गया है, भाषण यानी लेक्चर दिया गया है, या उदाहरण दे के समझाया गया है, या कोई इस तरह की कोई और विधि अपनाई गई है? शिक्षण करने का रवैया आदेशात्मक है, सत्तात्मक है, सहयोगी है, जनतंत्रात्मक है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट चीजें हैं कि सिर्फ और सिर्फ टीचर के पास अथॉरिटी है, या फिर एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है जिसमें चीजें सीखी जा रही हैं, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में सीखी जा रही हैं, या सिर्फ आदेशात्मक ही है जिसमें सिर्फ आदेश टीचर की तरफ से स्टूडेंट्स की तरफ है। तो ये बहुत सारी चीजें कुल मिलाकर हमारी जो शिक्षण विधि है उसको प्रभावित करते हैं। इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए पुनः कहा जा सकता है कि शिक्षण का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सिखाए जाने वाला तत्व या बिंदु क्या है, यानी हमें क्या सिखाना है। इस पर ये निर्भर करेगा कि कैसे सिखाया जाएगा, कौन सी विधि अपनाई जाएगी। शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करने का संबंध शिक्षक से है, तो यानी शिक्षण की पूरी प्रक्रिया को कौन उस पूरी स्टेज को सेट करता है, वो सेट करने का काम शिक्षक का होता है, और ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इस पर भी दार्शनिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने और सामाजिक जो दृष्टि रखने वाले विचारक हैं उन्होंने विचार किया है, यानी फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में और सोशियोलॉजी में भी इसके ऊपर बहुत सारे काम हुए जिनको लेते हुए शिक्षा अपने नए सिद्धांतों का निर्माण करती है। व्यापक अर्थ में शिक्षण का स्वरूप औपचारिक, अनौपचारिक अथवा निरौपचारिक, या प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या दूरवर्ती किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि औपचारिक क्या तरीके हैं, अनौपचारिक तरीके क्या हैं, निरौपचारिक तरीके क्या हैं, प्रत्यक्ष या दूरवर्ती। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको जो लेक्चर दे रही हूँ इसमें ये दूरवर्ती तरीका अपनाया जा रहा है। आप कहीं पर बैठे हुए हैं, किसी भी समय पे आप इस वीडियो को खोल के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सामान्य तौर पर शिक्षण प्रक्रिया का उपयोग औपचारिक शिक्षण के रूप में किया जाता है। जब भी हम कहते हैं कि शिक्षण, तो वो औपचारिक शिक्षण होता है। इसमें छात्र व अध्यापक परस्पर अभिमुख होते हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो मतलब दोनों आमने सामने होते हैं। अब वो आमने सामने कोई ज़रूरी नहीं है कि फेस टू फेस आप हैं, आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आप तक अपनी बात पहुंचा पा रही हूँ, तो इसमें भी हम आपस में फेस टू फेस हैं, लेकिन ये दूरवर्ती तरीके से हम फेस टू फेस हैं। शिक्षण प्रक्रिया को संप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जा सकता है, यानी एक कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी माना जा सकता है, और इसके 4 मुख्य अंग होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के 4 मुख्य अंगों की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक वक्ता होता है जो बोलता है, एक श्रोता होता है जो सुन रहा होता है, एक माध्यम होता है जिसके द्वारा सूचना पहुंचाई जा रही है, एवं सूचनाएं। ये सूचनाएं लिखा हुआ है, हिंदी के फ़ॉन्ट में कई बार इस तरह की त्रुटियां होती रहती हैं। तो इस प्रकार ये जो 4 अंग हैं ये नीचे आपको दिखाए भी गए हैं: वक्ता, श्रोता, सूचना एवं माध्यम। बुनियादी प्रश्न यह है कि शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, इसके ज्ञान के स्वरूप के साथ क्या संबंध है। शिक्षण पद्धति आत्मानुभूति से पूर्णता की खोज की ओर ले जाने वाली पद्धति है। जब भी हम शिक्षण उसकी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस है कि शिक्षण का विधि क्या होगी, उसके उद्देश्य क्या होंगे, जिस तरह का ज्ञान दिया जाना है, जिस तरह का स्किल दिया जाना है, उसके साथ शिक्षण का किस तरह का संबंध है, कि क्या सारे ज्ञान एक तरह से ही शिक्षित लोगों को शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो एक ही प्रक्रिया अपना कर दिए जा सकते हैं, या अलग अलग ज्ञान का स्वरूप हो जाने से जो विधियां हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में शिक्षण का अर्थ शुद्ध उच्चारण,
आदि से भी जुड़ा है। वेद के विभिन्न प्रकार के पाठों का वर्णन व उनका शुद्ध उच्चारण इस ओर संकेत देते हैं कि शिक्षण का स्वरूप मौखिक या अभ्यासात्मक था। यानी जब अगर वेदों में जो लिखा गया है उन चीजों को याद करना, उन पाठों को, और उसमें लिखे हुए जो मंत्र हैं उनका सही उच्चारण करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अब अगर ये इम्पोर्टेंट है तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि उस समय पे जो सिखाने का तरीका था, शिक्षण का जो तरीका था, वो मौखिक था, ओरल था और अभ्यासात्मक था, जिसके अंदर बहुत प्रैक्टिस होती थी। अतः शिक्षण का संबंध पूर्व अनुभवों, संस्कारों, ज्ञान आदि पर आधारित तो हो सकता है, पर इन तक सीमित नहीं हो सकता। तो कि जो पुराने समय में जो भी हमारे अनुभव रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हमने सीखी हुई हैं, जिस तरह का हमारे पास ज्ञान है, ये उस पर आधारित हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसी आधार पर हम शिक्षा देते हैं। यह स्पष्ट है कि शिक्षा यदि एक सामाजिक प्रक्रिया है तो शिक्षण सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक सशक्त साधन है। तो लोगों को सामाजिकृत करने के लिए शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। शिक्षा की प्रक्रिया में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बच्चों के सामने जो भी पाठ्य सामग्री है वो कैसे दी जाए, बच्चे उसे कैसे ग्रहण करेंगे। यहाँ शिक्षण बच्चे के जीवन में सामाजिक मूल्य देने वाले अनुभव का निर्माण करता है। शिक्षण का सीधा संबंध जो शिक्षक है या अध्यापक है उसके निजी परिवेश की संस्कृति, अनुभव व सोच से जुड़ा होता है। तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि कौन टीचर किस तरह से पढ़ाता है, कितने अपनी संस्कृति, अपने अनुभवों को साथ में जोड़कर आपको उदाहरण देता है। तो शिक्षण कहीं ना कहीं इस बात से प्रभावित होता है कि शिक्षक का अपना निजी क्या संबंध है, उनकी क्या संस्कृति है, किस तरह के अनुभव हैं और वो शिक्षण के साथ किस तरह की सोच से जुड़े हुए हैं। अतः शिक्षण के द्वारा निरंतर इन मूल्यों, अनुभवों व सोच का ही अनेक स्थानांतरण होता रहता है, अनेक रूपों से स्थानांतरण होता रहता है। यानी वो अलग अलग समय पे बदल सकते हैं कि शिक्षण क्या होना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए। हो सकता है आज से 100 साल पहले शिक्षण की कुछ और विधियां थी और आज के समय पे हम अलग और नई जो शिक्षण विधियां हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अभी अभी अगर हम देखें तो हम कोरोना के टाइम पे हम शिक्षण के समय पर टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, जबकि आज से 4 महीने पहले शायद टेक्नोलॉजी पे उतनी डिपेंडेंसी नहीं थी। अब सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजेस में जो एजुकेशन दी जा रही है, जो भी जिस भी तरह से शिक्षा का जो प्रोसेस है, शिक्षण का जो तरीका है, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो विचारकों ने स्पष्ट तौर पे माना है कि शिक्षण की शैलियाँ समाज के सांस्कृतिक स्वरूप और उसके मूल्यों को प्रभावित कर सकती हैं। संभवतः यही शिक्षा की सर्वाधिक दुविधा है कि इसका लक्ष्य एक सृजनशील स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण से जुड़ा होने पर भी अपनी शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से किसी विशिष्ट विचारधारा अथवा मूल्य विशेष तक ही सिमट कर रह जाता है। कि एक तरफ तो हम ये मानते हैं कि हमें सृजनशील, क्रिएटिव लोग और स्वतंत्र लोग जो है डेवलप करने हैं, ऐसी पर्सनैलिटी के लोग डेवलप करने, लेकिन फिर भी जो है हमारी जो शिक्षण की विधियां हैं वो बहुत ज़्यादा सिमटी हुई हैं, जिसके चलते शायद ये जो उद्देश्य है हम पूरा नहीं कर पाते। कई सारे जो चिंतक रहे हैं उन्होंने शिक्षण के बारे में कई विचार दिए हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति की दृष्टि में शिक्षण से अभिप्राय है बच्चों में निडर होकर प्रश्न करने की क्षमता का विकास करना। वो ये कहते हैं कि शिक्षण का जो पूरा ही जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या सिखाया जाना चाहिए बच्चों को कि बच्चे निडर होकर सवाल कर सकें तथा प्रश्नों द्वारा ही उसकी स्वयं की अवलोकन करने की दृष्टि का विचार करना, उसे किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त करना। यानी बच्चे जो चीज़ें देखते हैं उनको क्वेश्चन करें, उनको क्वेश्चन करने के साथ साथ वो जो उनके अपने पूर्वाग्रह हैं, जो चीज़ों पे बिना प्रश्न किए हुए, बिना ज़्यादा जांच किए उन्होंने बना रखे हैं, उन चीज़ों से वो मुक्त हों। अतः संवाद ही उनकी शिक्षण प्रक्रिया का मूल बिंदु है। संवाद मतलब डायलॉग। यानी वो कहते हैं कि शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें शिक्षक और बच्चे के बीच में बातचीत हो, बच्चा शिक्षक से सवाल पूछ सके
और शिक्षक उसके सवालों का जवाब देते हुए उसे चीज़ें सिखाए कि वो अपने सवालों का उत्तर कैसे ढूंढ सकते हैं। जब आप जिद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़ेंगे उस समय पे हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं। तो लेकिन ये ध्यान रखें कि वो ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर प्रश्न करने की क्षमता, और वो प्रश्न करने की क्षमता कैसे शिक्षण से आएगी बच्चों में, इस तरह के शिक्षण से जिसमें संवाद हो, जिसमें बच्चे भी बोलें और टीचर भी बोलें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर बोल रहा है तो बच्चों के अंदर आप प्रश्न करने की क्षमता विकसित नहीं कर सकते। एक अन्य जो हमारे फिलोसोफर है रविंद्रनाथ टैगोर, उनके लिए शिक्षण का अर्थ है बच्चों में स्वतंत्रता पूर्वक उनके स्वभाव अनुसार भागते कूदते हुए अवलोकन शक्ति का विकास करना, ताकि वे अपने आसपास के विशेषतः वातावरण से तादात्म्य स्थापित कर सके। कहने का मीनिंग यही है कि बच्चे स्वतंत्र होने चाहिए। स्वतंत्र होकर वो जिस तरह का निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, खासकर अपने आसपास की, तो उसे अवलोकित कर पाएं और उसके साथ साथ जो उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है, उस नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ वो एक एडजस्टमेंट कर सकें। वो समझ सकें कि जो प्रकृति है, जो प्राकृतिक वातावरण है, हमें उसे नष्ट नहीं करना है, बल्कि हमें उसके साथ एक हार्मनी बनाकर रहना है। जब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात की जाएगी तब आप देखेंगे कि ये मुख्य बिंदु हैं जिन पे वो फोकस करते हैं कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। शिक्षण को केवल कक्षा के भीतर की गतिविधि का पर्याय नहीं माना जाना चाहिए। तो ये भी है कि शिक्षण सिर्फ वही नहीं होता जो कि सिर्फ क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर होता है, अपितु इसके विपरीत यह कक्षा के बाहर के अनुभव से प्रारंभ हो और कक्षा के भीतर से गुजरती हुई पुनः कक्षा के बाहर के व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयुक्त होती है। ये जो बात कही है ये जॉन ड्यूई ने कही है, जो ये बात मानते हैं कि शिक्षा के अंदर अनुभव का, हमारे जो अपने अनुभव हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो अनुभव हम लेकर क्लास के अंदर आते हैं, क्लास में उन पर डिस्कस हो, नए अनुभव हमारे बने और उन अनुभवों से हम वापस जब अपने जीवन में जाएं तो उनका हम प्रयोग कर सकें, उनकी इम्प्लीकेशंस हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में दिखाई देनी चाहिए। इसके पश्चात ही ज्ञान के रूप में ढल पाती हैं। इसके जो पश्चात जो ज्ञान है वो ढल पाता है हमारे जीवन में। ड्यूई के शब्दों में यही अनुभव से अधिगम कहलाता है, यानी लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। अनुभव से अधिगम मतलब लर्निंग फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस। समस्या का बोध, स्थितियों का प्रेक्षण, निष्कर्षों का निरूपण और तार्किक विस्तार तथा सक्रिय प्रयोगात्मक परीक्षण इसके आवश्यक अंग हैं। यही शिक्षण का लक्ष्य है। तो उनका कहने का मतलब यही है कि आप समस्याओं को समझ पाएं, फिर उस समस्या को अपने आसपास पर देख पाएं कि उसके क्या कारण है, उससे फिर निष्कर्ष निकाल पाएं और रैशनल तरीके से आप किसी भी जो भी समस्या आपके पास है उसको आप समझ, उसका जो भी सोल्यूशन है उस तक समझ पाएं। शिक्षण का अंतिम लक्ष्य जो है वो यही है। इस प्रकार शिक्षण खोज का रास्ता है, यानी आपको ये एक खोजी बनाती है। अब आते हैं एक और दूसरा जो कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रशिक्षण। देखिए शिक्षण का मतलब है टीचिंग, प्रशिक्षण इसकी इंग्लिश है ट्रेनिंग। तो प्रशिक्षण से अभिप्राय है मानव अथवा पशुओं में किसी भी आदत, योग्यता या मनोवृत्ति को विकसित करने एवं उन्नत बनाने के लिए नियोजित क्रमिक प्रक्रिया यानी अगर हम देखें तो तीन चार चीजें हैं जो कि ये बात करती हैं कि क्या प्रशिक्षण में कोई आदत या कोई योग्यता या फिर कोई एटीट्यूड आप में डेवलप करने की कोशिश की जाती है और इसका एक नियोजित क्रमिक प्रक्रिया होती है। नियोजित पहले से प्लान्ड होती है, क्रमिक का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। तो प्रशिक्षण में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, वो फिर आपकी आदत का हिस्सा बनेंगी और प्रशिक्षित किया जा सकता है उस तरह से। शिक्षण से प्रशिक्षण बहुत डिफरेंट है, थोड़ा सा आगे जब हम पढ़ेंगे तब हमें ये चीज़ पता लगेगी कि शिक्षण की तुलना में प्रशिक्षण का दायरा बहुत सीमित व औपचारिक है। इसके अंतर्गत किसी एक विशिष्ट लक्ष्य को सामने रखकर छात्र को उस क्रिया का जिसे उसे प्रशिक्षित किया जाना है बार बार उसका अभ्यास करवाया जाता है। तो लगातार जो है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, यह क्रिया या कार्य उसकी आदत बन जाती है। प्रशिक्षित व्यक्ति
को विशिष्ट निर्देशों द्वारा बार बार अभ्यास के द्वारा एक पूर्व निर्धारित निश्चित ढांचे में ढालना होता है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें विवेक, तर्क आदि का अपेक्षाकृत बहुत कम महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी इसमें आपके अंदर कोई रैशनैलिटी, किसी तरीके से ओपिनियन बिल्ड करना या फिर आप कोई डिसीजन लें, इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत कम स्थान होता है। बल्कि कई बार हम ये देखते हैं कि जितना हम बार बार अभ्यास करते हैं, चीज़ों को याद कर रहे हैं लेकिन चीज़ों को समझ नहीं रहे, तो ये सीधे तरह से ये चीज़ दिखाती है कि हम प्रशिक्षित हो रहे हैं उस चीज़ में, इंफॉर्मेशन को हम ले रहे हैं लगातार, लेकिन अगर हम उसे समझ नहीं पा रहे तो वो शिक्षण नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण पाते समय विभिन्न प्रकार की युक्तियां, सूझबूझ, अनुकरण, आत्मकथा अवश्य ही सहायता करते हैं। प्रशिक्षण एक प्रकार से यंत्रवत प्रक्रिया है, मैकेनिकल प्रोसेस है। लगातार आप उसे करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक मशीन काम करती है कि उसको निर्देश दे दिए जाते हैं, वो उसी के अनुसार लगातार काम करती है, तो प्रशिक्षण में भी यही होता है कि आप लगातार जो है अभ्यास करते हैं और उसके बाद उस चीज़ को सीख जाते हैं, वो फिर आपकी आदत का हिस्सा बन जाती है। एक निश्चित समय के पश्चात निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद प्रशिक्षणार्थी स्वयं अभ्यास करके कुशलता पाने के लिए अपने प्रशिक्षक से स्वतंत्र सा हो जाता है। तो यानी जो ट्रेनर है वो ट्रेनी को, जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको स्टार्टिंग से तो कुछ चीज़ें पढ़ाता है, लेकिन एक समय के बाद अब जो ट्रेनी है उसको खुद ही ट्रेनिंग से संबंधित जो भी चीज़ें उसे बताई गई हैं उनको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो बार बार प्रैक्टिस करने से व्यक्ति अधिक कुशल होता जाता है। पर यह भी स्पष्ट है कि हर व्यक्ति की प्रशिक्षण पाने की एक निश्चित सीमा होती है, आयु होती है या योग्यता होती है। प्रशिक्षण की प्रक्रिया बुनियादी तौर पर अपने प्रारंभिक चरण में प्रशिक्षक पर आधारित रहती है। तो टीचर की जरूरत या ट्रेनर की जरूरत केवल स्टार्टिंग में रहती है। निर्देशन के साथ साथ अनुकरणात्मकता को इसका विशिष्ट गुण माना गया है। यानी अनुकरणात्मकता का मतलब होता है कि आप इमिटेट करते हैं चीज़ों को, जैसे बताया जाता है उसको ध्यान से देख के उसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बार बार आप उस चीज़ को अपनी आदत का हिस्सा बना सकते हैं और आप उसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं। तो प्रशिक्षण प्रक्रिया में सैद्धांतिक पक्ष का विस्तृत विशद ज्ञान अनिवार्य नहीं है, केवल कैसे किया जाए से संबंध निर्देशन और प्रदर्शन से कार्य चल सकता है। यानी जब आपको प्रशिक्षित किया जाता है तो सैद्धांतिक पक्षों पे कोई खास चर्चा नहीं होती, या फिर आपको उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज होना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उदाहरण के लिए मोटर मैकेनिक जो है उसको मोटर बांधना सिखाया जाता है कि तार कैसे बंधेंगे, और उसके पास काम करने वाले जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो ये चीज़ सीख जाते हैं बार बार प्रैक्टिस करके कि किस तरह से तार कहाँ से डालना है, किधर डालना है। लेकिन उसके पीछे की जो भी फिजिक्स है, उसके पीछे जो भी इंजीनियरिंग है, उस तरह के जो भी सैद्धांतिक पक्ष हैं वो उनको नहीं बताए जाते। कितनी उसके अंदर एसी है, डीसी है, या किस तरह से उसको वो काम कर रही है, कितना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, कितनी ये सब चीज़ें उन्हें नहीं बताई जाती, बल्कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो प्रशिक्षण के अंदर ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दी जाती। थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है जब आप शिक्षण की तरफ पहुंचते हैं। क्या करना है, उसे कैसे करना है, केवल इसी बात पे संबंध होता है प्रशिक्षण का। लेकिन उसे क्यों करना है, उसे और अच्छे बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, इत्यादि जो चीज़ें हैं वो चीज़ें प्रशिक्षण के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि वो शिक्षण के अंतर्गत आती है। इसीलिए ये लिखा गया कि ये स्पष्ट ही है कि करके सीखना इसका मूल तत्व है। तो लगातार आप देखते हैं और जैसा करने के लिए आपको कहा गया आप उसको करते रहते हैं तो धीरे धीरे आप उस चीज़ को सीख जाते हैं। ऊपर मैंने बात की कि प्रशिक्षक का कार्य धीरे धीरे जो है न्यून होता जाता है, कम होता जाता है, और खुद शिक्षार्थी जो है उस पर अगर अभ्यास करता रहता है तो वो उस चीज़ में प्रशिक्षित होता जाता है। फिर एक ये जो लास्ट पॉइंट है कि एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी ये है कि प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षार्थी की अंत्यक्रिया सामान्यतः तौर पर भौतिक वस्तुओं से होती है, जबकि शिक्षण में जो है वो मानवीय पक्ष और चिंतन अधिक प्रबल रहता है। तो यानी बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता प्रशिक्षण में, जबकि शिक्षण में जो उसके मानवीय पक्ष हैं, चिंतन है, कैसे उस चीज़ को सोचना है, उस पर क्वेश्चन करना एक्सेट्रा, जो भी सवाल होते हैं वो शिक्षण का पार्ट ज़्यादा होते हैं, वो प्रशिक्षण का पार्ट नहीं होते।
अब आगे देखिए कि प्रशिक्षण में सूचना के रूप में जानना और उसके अनुसार काम करना अधिक इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही देखना को भी जोड़ा जा सकता है कि देख के आप चीजें देखते हैं, आपको जो जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके अनुसार आप काम करते हैं तो आप उन चीजों को सीख जाते हैं। जबकि शिक्षण में सुनना और विचारना अधिक महत्वपूर्ण है। यानी शिक्षण जब किया जा रहा है तो उस समय पे जो चीजें सुनी जा रही हैं और उसके ऊपर कितना विचार किया जा रहा है, कितनी थिंकिंग की जा रही है, ये इम्पोर्टेंट है। शिक्षण के अंदर ही जिज्ञासा आती है कि आप चीजों के प्रति कितने जिज्ञासु हैं, उनको कितना जानना चाहते हैं, और उसका संबंध मानवीय जो मानसिक विकास है उससे ज्यादा जुड़ा होता है। जबकि प्रशिक्षण में आपकी जो इंद्रियां हैं, यानी आपकी जो सेंसेस हैं, उनसे आप कितना अभ्यास करते हैं, इस बात पे चीजें निर्भर करती हैं। लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की दृष्टि से शिक्षण प्रक्रिया का आयाम प्रशिक्षण की अपेक्षा बहुत ही विस्तृत होता है। तो प्रशिक्षण को हम कह सकते हैं कि शिक्षण का एक बहुत छोटा पार्ट हो सकता है, जबकि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत विस्तृत उसका आयाम होता है। इसके परिणाम की दृष्टि से सहमति अथवा असहमति हो सकती है। जबकि प्रशिक्षण के अपने सीमित लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, वो बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर नहीं होता। शिक्षण की अपेक्षा प्रशिक्षण पर विचारधाराओं एवं ज्ञान का वर्चस्व का प्रभाव कम होता है। यह लगभग शून्य सा होता है कि भाई क्या पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाया जाना है, बच्चों को इतनी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, इन पे थिंकिंग सोचने जैसी चीजें बच्चों में डेवलप करनी है, नहीं करनी है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल क्योंकि प्रशिक्षण में होते ही नहीं है, तो ये जो भी विचारधाराएं हैं, जो भी बहुत तरह की जो आइडियोलॉजीज हैं, या फिर किस तरह का ज्ञान दिया जाना चाहिए, किस तरह का ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, इस तरह की चीजों से ये बहुत कम प्रभावित होता है। प्रशिक्षण जो है वो बहुत व्यवस्थित होता है, औपचारिक होता है, क्रमबद्ध होता है, नियमबद्ध होता है, और शिक्षण की तुलना में कम सृजनात्मक, कम क्रिएटिव होता है। हाँ, लेकिन ये है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर लगातार जो व्यवहारवादी उपागम है उन पे ज्यादा आश्रित होता है। कहने का मीनिंग है कि साइकोलॉजी की कुछ जो ट्रिक्स हैं वो तो अपनाई ही जाती हैं, और साइकोलॉजी के जो मेथड है, खासकर वो मेथड जो बिहेवियरिज्म से है, जो आपके बिहेवियर को लगातार चेंज करने की तरफ ले जाने की बात करता है, वो आपका जो प्रशिक्षण है उसमें ज्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि जो व्यवहारवादी हैं वो जो आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं उस चीज के ऊपर ज्यादा आश्रित होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रशिक्षण जो है किसी तकनीक में आपको कुशल बनाता है। उसके अंदर बहुत अनुभूति, स्मृति, तर्क, चिंतन, सामाजिकता, ये इस तरह की जो बहुत सारी चीजें हैं, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, रैशनैलिटी एक्सेट्रा, ये जो चीजें हैं उनके लिए ज्यादा स्पेस नहीं होती। ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम ये आपकी बुक में ही दिया गया है कि शिक्षा और प्रशिक्षण में अगर हम दोनों में अंतर को एक साथ अगर टेबुलर फॉर्म में देखें तो वो क्या होगा। शिक्षा के बारे में कहा गया है, शिक्षा मनुष्य की प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं के विकास एवं संशोधन की प्रक्रिया है। यानी जो ऑलरेडी उसके अंदर पोटेंशियल है, उन पोटेंशियल को वो डेवलप करने और उनको और ज्यादा परिष्कृत रूप में आपके सामने रिफाइन करने की का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को शिक्षा या शिक्षण कहा गया है। जबकि प्रशिक्षण जो है वो किसी व्यक्ति को निश्चित सांचे में ढालने का काम करता है। तो जैसे फैक्ट्री में चीजें बनती हैं कि हम डिफाइन है, ऐसा ही हमें बनाना है, लेकिन शिक्षण के अंदर जो व्यक्ति है उसकी यूनिकनेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शिक्षण का स्वरूप जो है वृहद है, व्यापक है, यह औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक सब तरह का हो सकता है। जबकि प्रशिक्षण का दायरा सीमित होता है और ज्यादातर यह औपचारिक होता है। शिक्षा या शिक्षण एक विवेकशील और तर्कपूर्ण प्रक्रिया है। यानी इसके अंदर जो आपका मेंटल जो चीजें हैं, रैशनैलिटी है, वो चीजें ज्यादा काम करती हैं। जबकि ये यंत्रात्मक प्रक्रिया है। माना गया है कि इसमें मैकेनिकली आप इन्वॉल्व होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप क्या चल रहा है उसको सोचें, क्यों चल रहा है, ये सब चीजें करने की आपको प्रशिक्षण में जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको लगातार उसे रिपीट किए जाने, इस चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस होता है। शिक्षण में जो मानवीय पक्ष है और चिंतन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रशिक्षण में ऐसा नहीं है, सामान्य तौर पर भौतिक वस्तुओं पे उसका फोकस होता है। शिक्षण जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है।
जबकि प्रशिक्षण कुछ एक समय के लिए, हम 4 महीने 3 महीने का कुछ कोर्स करते हैं, उस कोर्स के अंदर स्पेसिफिक हमने कुछ ट्रेनिंग ली होती है, तो ये सीमित समय पर आधारित प्रक्रिया होती है। शिक्षण पर विचारधाराओं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि शिक्षण पे तो विचारधाराओं का, आइडियोलॉजीज का, इनका असर पड़ता है, लेकिन प्रशिक्षण पे ऐसा कोई असर नहीं पड़ता है। शिक्षण का स्वरूप परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो इंडिविजुअल हैं, उन्हें हम पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उनके क्या टैलेंट है, उनकी क्या योग्यताएं हैं, उनके क्या एटीट्यूड है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया कैसे होगी। लेकिन प्रशिक्षण जो है ज़्यादातर बार एक ही तरह की उनकी टेक्निक होती है और उसी टेक्निक के अनुसार वो आपको जो स्किल है उस स्किल में ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स में हम आगे भी SOL के जो अलग अलग ईयर्स हैं, उनमें एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो बनाते रहेंगे। आप कमेंट करके हमें यह बता सकते हैं कि हम किस तरह के और जो टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।